मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में जो प्रयोग दिए गए हैं उनका परिणाम क्या है। प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उसकी पुष्टि कर सके, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए या प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। दोस्तों जहाँ पे विद्यार्थी की याद करने की बात आ जाए, रटने की बात आ जाए, वो आपका निगेटिव ऑप्शन होता है, उसको तुरंत आपको काट देना चाहिए, गलत। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम क्या हैं, कि पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, कि नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि जो विद्यार्थी होता है उसको निष्कर्ष पर खुद पहुंचना चाहिए अवलोकन करके, जिससे उसको जो अधिगम की क्षमता होती है, सीखने की जो क्षमता होती है उसमें भी क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम क्या हैं, नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी जो है स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँच सके या पहुँचा जा सके। तो इसमें से राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो पा रहे हैं, जबकि सभी प्रश्न जो है अच्छे हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो ईवीएस की जो कक्षा दोस्तों उसमें कितने विषय जो होते हैं, यहाँ पे कितने विषय होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो थीम की बात की जाती है पर्यावरण अध्ययन में, वो कितने थीम मुख्य रूप से कितने थीम है होती है। तो मुख्य रूप से 6 थीम जो है वो यहाँ पे होती है और 6 थीमों में से कौन से 4 हैं जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है कि पौधे, जानवर, परिवार, भोजन, पदार्थ, परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, काम, खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो मुख्य 6 थीमों में से दोस्तों यहाँ पे 4 प्रमुख थीमें जो आपको दी गई हैं, यहाँ पे परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते या करते हैं, ये सभी क्या होती हैं दोस्तों, मुख्य थीमें होती हैं। तो परिवार और मित्र एक थीम हुआ, दूसरा भोजन और तीसरा पानी, चौथा यात्रा। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपकी थीम है। ठीक है, तो मुख्य 4 थीमें यहाँ पे 6 में से 4 विषय यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों माना जाता है, कारण यह सस्ता है और इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, या यह आसानी से उपलब्ध होता है। बिल्कुल, जहाँ पे बच्चों को सीखने के अवसर की बात आ जाए या सीखने का मौका मिले, वो बिल्कुल राइट जवाब होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आगे भी एग्जाम में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, इस उद्देश्य से ही ये प्रैक्टिस सेट जो है वो बनाए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कि ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें हम बनाते और करते हैं एक डैश है। ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें हम बनाते और करते हैं एक है, क्या है, विषय है, उपविषय है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि मुख्यतः 6 थीम होती है, 6 विषय होते हैं, जिसमें से चीज़ें हम बनाते या करते हैं क्या होती है, थीम होती है, या उसको हम विषय कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और मज़ेदार हैं, टाइप से कह सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। ईवीएस के आकलन का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक हो सकता है। ठीक है, अवलोकन, सहयोग, याद,
प्रत्याहन या देखिए दोस्तों, इसमें से आपके यहाँ पे 4 सूचक दिए गए हैं। इसमें से कौन सा आकलन का सूचक हो सकता है? अवलोकन हो सकता है, सहयोग हो सकता है, याद हो सकता है या प्रत्याहन हो सकता है। तो इसमें से दोस्तों अवलोकन और सहयोग जो है आकलन के सूचक हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे यहाँ पूछा जा रहा है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय से बचना होगा। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय डैश बचना होगा। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। तो इसमें दोस्तों विद्यार्थियों का आकलन करते समय किससे बचने की ज़रूरत कही जा रही है, किससे बचने की बात जो है वो कही जा रही है। तो बता दें कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि आमटे में शिक्षार्थियों के आकलन करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना होगा और आकलन के आधार पर रूप समूह का उपयोग भी करना होगा। तो आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से बचना होगा। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो कि प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्तारित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, या एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आप ईवीएस शिक्षक हैं तो आपकी जिम्मेदारी दोस्तों क्या बनती है कि अगर कुछ बच्चे हैं जो कि प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्तारित हो गए हैं, अलग हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण जो है समायोजन करने में समस्या हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। केवल विस्तारित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, जहाँ पे अलग करने की बात, शिक्षा को अलग नहीं करना, बिल्कुल सभी को एक साथ यहाँ पे लेकर चलना। यहाँ पे अलगाव की बात की जा रही है तो ये आपका निगेटिव जवाब हो जाएगा। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थियों को करना क्या दोस्तों, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, जिससे अध्ययन को सुचिपूर्ण रूप से या सफल बनाया जा सके। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी यहाँ पे साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है, या बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है, विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन, बात आती है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो सर्वोत्तम व्याख्या बालक के जो पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, वो बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए कौन सी युक्ति जो है दोस्तों सबसे उपयुक्त यहाँ पे मानी जा रही है? तो किस युक्ति को सबसे सर्वोत्तम मानेंगे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे और इसके अलावा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देंगे, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। बिल्कुल, जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो चीज़ों को देख नहीं पाएगा, तो बच्चे के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा मात्रा में स्पर्श
स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाते समय इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए कि बालक जो है स्पर्शी शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग करे, और इस चीज़ का प्रबंध किया जाना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों के साथ एक ही परिवेश में शिक्षा प्रदान की जाए, और उनकी शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे इस प्रकार के बालक भी शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़कर अध्ययन कर सकें। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि ईवीएस की अंतर्विषयी विषयक प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की व्याख्या करती या करता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ बात आती है कि ईवीएस की अंतर्विषयक प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की जो है व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा, जान लीजिए कि इसका राइट जवाब यहाँ पर्यावरण के अंतर्विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। और पर्यावरण सभी विज्ञानों का एक समुच्चय है और सभी विज्ञानों के साथ संबंधों को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि यह विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के साथ जुड़कर व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार को दिखाता है। एक शिक्षक क्या है, तनावग्रस्त बच्चे की जो है पहचान कर सकता है जब बच्चा जो है निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, अत्यधिक बात करना, सक्रियता या आक्रामक व्यवहार। बिल्कुल, जब बच्चा जो है आक्रामक तरीके का व्यवहार करे तो समझ लें कि उस क्या हो है, बिल्कुल अलग है या तनावग्रस्त बच्चा है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि शिक्षा प्रक्रिया के दौरान अध्ययन में पूर्ण एकाग्रता, बच्चे का प्रतिभाशाली होना, बहुत बात करना था बच्चे को अति सक्रिय उस बच्चे से सृजनशील होने का जो है संकेत करता है, जबकि किसी बच्चे का आक्रामक व्यवहार उस बच्चे के तनावग्रस्त होने का जो है संकेत करता है। ठीक है, अगर बच्चा जो है अत्यधिक एकाग्रता के साथ पढ़ रहा है तो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, बहुत बात करता था बच्चों की अति सक्रियता है उसे सृजनशील बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। एक कथन दे रखा है यहाँ पे कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी है कि एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी है कि छात्र ने अपने काम का चयन करवाना और उसको उनके पोर्टफोलियो में शामिल कराना। और डी है कि एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को क्या करना, एकत्रित करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। अच्छा तरीका यही है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, बिल्कुल सही। और उसके अलावा है कि छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको उनके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को क्या करना, एकत्रित करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ए, सी और डी, जिसमें ये चीज़ें दिखें वही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पूछा रहा है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कहानियों के माध्यम से ईवीएस की जो अवधारणाएं हैं उसको पेश करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित जो बातें हैं उसको क्या है, उसको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि ध्यान में रखने की बात आ रही है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बी है कि कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजन होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके। बिल्कुल दोस्तों, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो शिक्षक को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि कहानियों को
किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़वादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ईवीएस की अवधारणाओं को पढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, बिल्कुल। इस प्रश्न का राइट जवाब ए, बी और डी। राइट जवाब इसका क्या होगा? ए, बी, डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ बात आ जाती है कि सबसे हल्का तत्व क्या है? हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है या लिथियम है? तो सबसे हल्का तत्व की बात करें तो सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है उस सही हो पा रहे हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। कांसा जो है क्या है? एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख क्या हैं? संगठक हैं। तो कांसा जो है किससे मिलकर बना होता है? सीसा और टिन से, कापर और टिन से, कापर और जिंक से, एल्युमिनियम, कापर और टिन से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कांसा जिसको ब्रांज बोलते हैं, क्या होता है? तांबा और टिन का क्या होता है? मिश्र धातु या तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पौधों में फ्लोएम का काम क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे पौधों में फ्लोएम की बात की जा रही है कि भोजन का परिवहन, पत्तियों में मौजूद भोजन को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाने का काम जो होता है किसका होता है? फ्लोएम का होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात आती है तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, डीएनए की खोज। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। यहाँ पूछा रहा है कि पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज विचार निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सही है? पौधों के बारे में बच्चों के यहाँ पे सहज विचार कुछ दिए गए हैं और इनमें से कौन सा विचार जो है वैज्ञानिक रूप से सही है? बीज किसी पौधे के अंग नहीं होते हैं, गाजर और पत्ता गोभी पौधे नहीं हैं, घास एक पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां क्या हैं? फल हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बच्चों का जो विचार है पौधों को लेकर सहज रूप से विचार कुछ यहाँ पे दिया गया, लेकिन कौन सा विचार ऐसा है जो कि वैज्ञानिक रूप से सही है? यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, कुछ सब्जियां क्या होती हैं? फल होती हैं, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में पोषण विषय को प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए, सामग्री को देखने के बाद शिक्षक को स्पष्टीकरण देना चाहिए, पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देने चाहिए, या ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए, या मानव कृत्रिम दंतावली का मॉडल दिखाना चाहिए। तो कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में पोषण का परिचय अधिक प्रभावी ढंग से देने के लिए एक शिक्षक को पोषक भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। ध्यान रहे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन को जैविक पोषक तत्व कहते हैं, जबकि खनिज, लवण, पानी और ऑक्सीजन को अकार्बनिक तत्व यहाँ पे कहा जाता है। तो छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना और सामग्री को देखने के बाद शिक्षक को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है? दूसरी दोस्तों जब आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे अगर ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिखे तो आप तुरंत उसको डैश कर लिया करिए, क्योंकि नहीं के चक्कर में हाँ का जवाब दे के चले जाते हैं और आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, भूमि, वन, कारखाने, इनमें से कोई नहीं। तो जो कारखाने हैं दोस्तों क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, जबकि जल, भूमि, वन सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए
यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी? जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में देखना, एक नाले का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करना, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अगर विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएंगे तो फिर उसके लिए करना क्या है, उनको प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा को यहाँ पे अनुमान लगाना है। ठीक, इस तरीके से वो यहाँ पे पता लगा पाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है।